आज हम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम एक फिगर बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है शंकु के चिन्ह एक बनाना है, तो शंकु का चिन्ह आप बना लीजिए जैसे भी आपका मन करे। आप एक शंकु का चिन्ह इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपरी सिरा इसका गोल रहेगा और नीचे का भी इस प्रकार से गोल रहेगा। ये एक शंकु का चिन्हक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो L होता है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और कहा गया है इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, यानी कि ऊपर का भी इसका गोल है, नीचे का भी गोल है। तो इन दोनों ही वृत्तों का हमें परिधि दी हुई है। एक का दिया है 18 सेंटीमीटर और एक का दिया है 6 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला वृत्त बड़ा है, ऊपर वाला वृत्त छोटा है। इसका मतलब जो नीचे वाला 18 सेंटीमीटर वाला है इसकी परिधि हमें दी हुई है। इसकी परिधि हो जाएगा 18 सेंटीमीटर क्योंकि बड़ा है, और ऊपर वाले वृत्त की परिधि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास परिधि दिया हुआ है और इस चिन्ह का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या का कुछ भी पता नहीं है। तो त्रिज्या निकाल देते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या को हम इस वृत्त की त्रिज्या को R1 से दर्शाते हैं और इस वृत्त की त्रिज्या को R2 से दर्शाते हैं, क्योंकि R1 बड़ा है और R2 छोटा है देखने में भी और है भी। तो जब आप दोनों ही वृत्त में परिधि की मदद से त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले हम ऊपर वाले वृत्त का निकाल लेते हैं। तो ये छोटा वृत्त है तो मैं लिख देता हूँ छोटे वृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई r। अब क्योंकि त्रिज्या को यहाँ पर 2 माना गया है तो यहाँ R2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 पाई R2, यहाँ पर परिधि की जगह हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर 2 इसके नीचे ले जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पाई R2 मिलेगा, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई R²। ये आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ पर पाई का मान रखिए। पाई का मान 22/7 और यहाँ पर R2 रहेगा और नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको क्या मिलेगा, 3 सती ये हो जाएगा 21 और 21 में गुणा करेंगे तो 22R2। तो R2 तब निकलेगा जब 22 इसके बटे में जाएगा। तो R2 हमारा कितना आ गया, 21/22। अभी किसी से कटेगा नहीं तो यही हमारा R2 है। इसको आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए।
तो R2 तो निकल गया हमारा। अब R1 निकालते हैं। इसमें नीचे का आधार है, यानी कि इसको बड़ा वृत्त नाम दे देते हैं। तो बड़े वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन इसकी त्रिज्या R1 है तो हम ये इस प्रकार से लिखेंगे। परिधि यहाँ पर हमें दिया है, नीचे वाले का जो बड़ा वृत्त है उसकी परिधि 18 है और जो छोटा वृत्त है उसकी परिधि 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में आ जाएगा और यहाँ बचेगा πr1। इसको काट दिया जाएगा, 2 में 18, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखा जाएगा। R1 क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 9 सत्ते 63, एक के जब 22R में करेंगे तो यह आएगा 22R1 और R1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 22 इसके बटे में चला जाएगा और इस प्रकार से हमारा इतना सेंटीमीटर मिल गया R1। तो अब हमारे पास नीचे वाले वृत्त की भी त्रिज्या है और ऊपर वाले वृत्त की भी त्रिज्या है। तो निकालना क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे इसलिए चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चिन्ह के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और फिर ब्रैकेट में इंटू L रहेगा। पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान या ब्रैकेट लगा लीजिए। R1 की वैल्यू लिखेंगे आप 63/22, फिर R2 की वैल्यू रखेंगे आप 21/22। मैंने R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से लिया है दोनों को जोड़ेंगे और फिर L इंटू L कर देंगे। L कितना है? 4, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होती है L, जो कि हमें क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं पहले इस 4 की गुणा इसमें कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 22, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे में 7, फिर गुणा। इन दोनों का एलसीएम वैसे तो यहाँ पर हर बराबर है, दोनों के नीचे 22 है तो एलसीएम 22 आएगा और नीचे का बराबर होता है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 7 से कर लेता हूँ, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। 11 से कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमें क्या मिलेगा? ये 12 की गुणा 4 में कर देते हैं, 12 चौक 48 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ये हमारा आ गया है चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमने क्या निकाला? इन दोनों ही परिधि की सहायता से त्रिज्याएं ज्ञात की गई हैं। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद सीधा हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया है और हमारा आंसर फाइंड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार का है। अगर आप इस तुर्की टोपी को देखें तो इसका फिगर ये बनाया गया है। आप इस फिगर को देख लीजिए, यही फिगर है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तुर्की टोपी ये छिन्नक के आकार का है तो हमें बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं टोपी की तरह तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन छिन्नक की तरह इसको बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि हमें क्या दिया है और क्या करना है। देखिए, अब अगर ये शंकु के छिन्नक के आकार का है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। ये एक टोपी है,
टोपी ये नीचे से तो क्योंकि पहना जाता है तो टोपी पहनी जाती है तो नीचे से तो ये खुला रहेगा और ऊपर से ये बंद रहेगा। तो ऊपर से बंद रहेगा तो मैं इसको छायांकित कर दे रहा हूँ कि ऊपर से ये बंद है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। अब इसकी खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। खुला सिरा ये वाला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और क्योंकि इसकी त्रिज्या को मैं मानूंगा R1 और ऊपर वाले की त्रिज्या को क्या मानूंगा R2, ये भी आप समझ लीजिए। तो R1 बड़ा है, R2 छोटा है, ठीक है। कह रहा है कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपको दिया कितना है, R2 दिया है 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मैंने यहाँ छायांकित कर दिया है तो इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर यानी कि जो ऊपरी सिरा है उसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर। और इस टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। इसको भी लिख लेते हैं कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा। अब आप इसको समझिए, देखिए टोपी कहाँ कहाँ इसमें पृष्ठ है वो देखिए। एक तो चारों तरफ है, तो चारों तरफ के लिए हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि चारों तरफ इस टोपी में चारों तरफ का तो एरिया आएगा, टोपी में चारों तरफ का एरिया आएगा, तो चारों तरफ का एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और फिर L। ये फॉर्मूला होता है चारों तरफ का एरिया फाइंड करने का। फिर इसमें प्लस करना है क्योंकि नीचे से तो ये खुला हुआ है, नीचे से खुला है लेकिन ऊपर से ये बंद है, तो फॉर्मूला ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा हमें, यानी कि ऊपर क्या है, वृत्त है ये, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला तो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा। अब क्योंकि नीचे वाला तो खुला हुआ है तो ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि नीचे से ये ढका नहीं, नीचे से खुला हुआ है। तो सिर्फ मैंने चारों तरफ का वक्र लगा दिया और प्लस ऊपर वाला जो वृत्त है, क्योंकि टोपी ऊपर से भी ढकी होती है, मतलब कि वृत्ताकार बंद होता है, तो इसलिए इसका ये फॉर्मूला भी लगेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यूज रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ कहा गया है लेने के लिए, नहीं कहा गया है, तो अपनी मर्जी से आप 22/7 ले लीजिए। R1 कितना रखेंगे और R2 कितना रखेंगे, तो R1 रखेंगे 10, R2 लिखेंगे 4। ये मैंने 14 लिख दिया है, तो मैं इसको 4 बना देता हूँ और इसको ब्रैकेट बना देता हूँ। ये आपका कितना है, 10 + 4 मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने ब्रैकेट बना दिया है। और फिर इनटू L कितना है, L आपका ये रहा 15। फिर प्लस करिए पाई का मान 22/7, फिर गुणा R2 त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये त्रिज्या है स्क्वायर में है ये, तो 4 × 4 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान दीजिए आप अच्छे से। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, 22/7 गुणा 10 और 4 14, फिर गुणा 15, फिर प्लस ये हो जाएगा 22/7 गुणा 4 चौक हो जाएगा 16। 7 से आप इसको काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर देंगे।
तो आपको 22 दूनी 44, 44 की गुणा आपको किस में करना पड़ेगा, 44 की गुणा आपको 15 में करना पड़ेगा। तो जब आप 44 की गुणा 15 में कर देंगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4620 और अपॉन में कितना है, देखिए मैंने तो इसको कैंसिल कर दिया है। नहीं इतना नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है। 22 दूनी हो जाएगा 44 और 44 की गुणा 15 में कर लेते हैं, कितना आएगा, ठीक रहेगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 4 में करेंगे 4 यानी कि 0, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 660 मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं जो है आगे इसको लिख दे रहा हूँ। जब मैं 22 दूनी 44 की गुणा 15 में करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 660 और प्लस फिर इसके नीचे 1 लगाऊंगा। और अब मुझे 22 की गुणा 16 में करना पड़ेगा। तो जब मैं 22 की गुणा 16 में करूँगा तो मुझे मिलेगा 352, मतलब कि क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है तो 22 की गुणा 16 में करेंगे 352 और नीचे 7 की 1 में करेंगे 7। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे और फिर आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 और 1 का एलसीएम तो 7 आएगा। अब इस 7 को जब आप इस 1 से भाग करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 की गुणा आपको 660 में करना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, मैं गुणा कर लेता हूँ, ये मिलेगा 0। मैं 660 की गुणा 7 में कर रहा हूँ तो 7 की गुणा 0 में करेंगे 0 और 7 छिक 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा और 7 छिक 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यानी कि 4620 ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद प्लस का निशान लगेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस 7 को फिर इस 7 से भाग करेंगे, 1 मिलेगा, 1 की गुणा 352 में करेंगे तो ये आपको 352 मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 4972 अपॉन में 7 और ये आप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल जो निकलता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो आपकी समझ में आ गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो कुछ अलग टाइप से दिया है तो मैं वो आंसर भी निकाल के दिखा देता हूँ। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो ये आपको मिलेगा, मतलब आप 4972 को 7 से भाग कर दीजिए तो 7 सत्ते 49, ये आपको मिलेगा 49, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर आप 7 उतारेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा और घटाने पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। फिर अब आप क्या उतारेंगे, यहाँ पर ये जो 2 बचा हुआ है 7 सत्ते 49, तो अब मैं यहाँ पर 72 पूरा उतारूंगा। 72 जब पूरा उतारूंगा तो 7 दहाम हो जाएगा ये 70, सबसे अच्छा रहेगा और घटाने पर आपको 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा डिवाइड हो गया है। इसको लिखने का तरीका ये है कि 710 को आप पहले लिख लीजिए और फिर ये 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो ये भी आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप भाग करके इसको ऐसे दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है।
₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है और साथ में इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको बाकी चीजें समझा देता हूँ कि धातु की चादर से बना हुआ है एक बर्तन जो कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो मैं जो है इसको बना लेता हूँ क्योंकि ये शंकु के छिन्नक के आकार का है और ये जो है एक बर्तन है। चलिए इसको बनाते हैं। बर्तन है ये, ऊपर से खुला हुआ है। तो मैं इसको इस प्रकार से बनाऊंगा। ये हो गया हमारा बर्तन, धातु का बना हुआ है ये, धातु का। और छिन्नक है ये, तो ये ऊपर से भी गोल है और नीचे से भी गोल रहेगा। ये है धातु का बर्तन जो कि छिन्नक के आकार का है। क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा गया है, दिया गया है, वो सब आप करिए। कह रहा है धातु की चादर से बना है और ऊपर से खुला हुआ है। चलिए, ऊपर से ये खुला हुआ है, दिख भी रहा है, ठीक है। इस बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई में दिखा देता हूँ। तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, निचली और ऊपरी, तो निचली कितनी है? निचली 8 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जो त्रिज्याएं हैं, और ऊपरी हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। तो बड़ी त्रिज्या को R1 माना जाता है। मतलब हम अब तक यही करते आ रहे हैं कि बड़ी त्रिज्या को R1 मानते हैं, छोटी त्रिज्या को R2 मानते हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा तो 8 है, 20 है और 8 छोटा है। तो इसलिए मैं बड़ी त्रिज्या R1 किसको मानूंगा? 20 को मानूंगा। और छोटी त्रिज्या R2 किसको मानूंगा? 8 को मानूंगा। इस पे भी आप ध्यान, छोटे बड़े को भी ध्यान दीजिए। जो भी बड़ी त्रिज्या है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, आपको हमेशा R1 लेना है। और जो छोटी त्रिज्या है उसको आप हमेशा R2 लिखेंगे। यही कंडीशन है, यही शर्त है कि हमेशा R1 बड़ा होना चाहिए R2 से। जो भी बड़ी त्रिज्या होगी उसको आप R1 मानेंगे और जो भी छोटी त्रिज्या होगी उसको आप R2 मानेंगे। इस तरह से ये हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि अब बताइए कि ₹20 प्रति लीटर की दर से अगर इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो अब अगर इसके अंदर दूध भरा हुआ है तो हमें उसका मूल्य बताना है। अब क्योंकि दूध का मूल्य बताना है तो पहले ये तो पता चले कि इसके अंदर दूध है कितना। तो अब दूध है कितना वो ज्ञात करने के लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे बर्तन का आयतन, या छिन्नक लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। आप छिन्नक भी लिख सकते हैं, छिन्नक, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बर्तन का आयतन। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका फॉर्मूला आप याद कीजिए, 1/3 पाई h, ब्रैकेट में आप लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस करेंगे R1 इंटू R2। ये तो हो गया फॉर्मूला। वैल्यू रखते हैं, आंसर मिल जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट में लेने के लिए, तो हम पॉइंट में ही लेंगे। कितना लेंगे? 3.14 इंटू h। इसकी हाइट हमें दी हुई है 16, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं 16 लिखूंगा और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर करूंगा। तो R1 स्क्वायर करने का मतलब कि 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 का जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस, अब R1 R2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20 की गुणा 8 में
इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 ब्रैकेट में 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा आपको, प्लस 20 की गुणा 8 में करीब 20 अट्ठे हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 160। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपको पॉइंट में ही फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 16 को इस 3 से भाग कर देता हूँ, जो भी मिलना होगा हमें मिल जाएगा। 16 को मैं इस 3 से भाग कर रहा हूँ, तो 3 पचे 15 और ये मिलेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 और 3 3 9, 9 के बाद ये 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे 3 3 9। तो इसका मतलब आपको मिलेगा, इसको जब आप 3 से काट देंगे तो ये मिलेगा आपको 5.33 ये मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है। किसकी मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो 3.14 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 5.33 में, और फिर इन सबको प्लस भी करना है। तो जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो 4 और 1 ये 500 यानी कि ये आपको मिलेगा 624 मिल जाएगा। और जब आप इन तीनों की आपस में गुणा कर देंगे, इन तीनों की जब आप आपस में गुणा कर देंगे तब आपको जाके इसका आयतन मिलेगा। आपको इसका आयतन कितना मिल जाएगा, जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो आपको इसका आयतन मिलेगा, कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 449.92 ये हमारा आयतन मिलेगा। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ पर, क्योंकि स्पेस आगे नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर की पावर आप आयतन को 3 में निकाला जाएगा। तो ये हमारा इस बर्तन का आयतन निकल चुका है 10,449.92 सेंटीमीटर की पावर 3। अब ये जो दूध का मूल्य ज्ञात करना है उसके लिए उसने हमें लीटर के हिसाब से दिया है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो और ये जो हमारा आयतन है वो तो सेंटीमीटर की पावर 3 में है, तो पहले हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लीटर में बदलेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो 9th क्लास में कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर होता है 1000 लीटर के। इस प्रकार से होता है कि 1 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर होता है 1000 लीटर। अगर हम इसको 1000 से, ये जो हमारा सेंटीमीटर पावर 3 में आयतन आया है, इसको 1000 से भाग कर दें तो ये लीटर में आ जाएगा, क्योंकि हम 20 से गुणा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये लीटर में नहीं बदलेगा। तो जब मैं 10,449.92 को 1000 से भाग कर दूंगा तो ये अब किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। अब मैं दूध का कुल मूल्य ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा दूध का कुल मूल्य बराबर, रेट कितना है, रेट है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, गुणा करूंगा जितना लीटर उसके अंदर दूध है। इसको जो है मैंने लीटर में बदल दिया 1000 से भाग, अब मैं इसको पूरा लिखूंगा, 1000 से मैंने भाग करके इसको लीटर में बदल दिया है। तो 10,449.92 और नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा बटे में। अब आप इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा और फिर 2 गुणा बचेगा हमारा 10,449.92 और बटे में कितना, 100। अब आप इसको देखिए,
अगर मैं ये 2 जीरो हटाना चाहता हूँ तो पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 2 जीरो हटा दिया तो पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा, ये 2 डिजिट ले जाऊंगा, एक और एक यहाँ, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मिलेगा 2 गुणा 104.4992 ये मिलेगा। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना मिलेगा? हमारा आंसर मिलेगा रुपए में कितना? 208 रुपये और 99 रुपीस ये हमें मिल जाएगा जब मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर दूंगा। तो अब मैं इस 208.99 रुपीस को कितना लिख सकता हूँ? मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ 209 रुपये, क्योंकि 99 पैसे है, इसको मैं 1 रुपये बना दूंगा। 208 को मैं कितना मान लूंगा? 209 रुपये। तो इतना जो है उसके अंदर लीटर में दूध है, इतना लीटर दूध है और हमें 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इतने रुपए उसके दूध के मिलेंगे, दूध का मूल्य इतने रुपए आएगा। अब आगे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा है, उसको भी पूरा करते हैं। कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य अगर 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से है तो ज्ञात कीजिए। तो धातु की चादर का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये तो जाने कि इसके अंदर कितना धातु की चादर का प्रयोग किया गया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो धातु की चादर का क्षेत्रफल लिख देते हैं, सीधा लिखेंगे हम कि ये बर्तन है, बर्तन में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा देखते हैं। सबसे पहले तो इसके चारों तरफ का ले लीजिए। चारों तरफ का लेने का मतलब क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट में L, फिर प्लस करेंगे। अब क्योंकि ये जो बर्तन है ये ऊपर से तो खुला हुआ है लेकिन नीचे से ये बंद है, नीचे से ये बंद है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बर्तन है ना, नीचे दूध रखा जाएगा तो नीचे से बंद, ऊपर से खुला रहता है लेकिन नीचे से ये बंद रहेगा। तो इस आधार का भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा जो कि वृत्त है ये। तो मैं लिखूंगा प्लस पाई R स्क्वायर, तो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का, लेकिन इसकी त्रिज्या को R2 माना गया है तो मैं यहाँ पर R2 लिख दूंगा। अब वैल्यू रखते हैं, पाई का मान रखेंगे 3.14, R1 R2 का भी मान रखिए। R1 का मैं मान रखूंगा कितना? 20 और R2 का मान रखूंगा 8। कितना हो जाएगा ये? 20 और 8 को जोड़ेंगे तो मैं सीधा लिख दूं क्या? 28। चलिए पहले लिख देता हूँ एक बार। R1 का मान 20 और R2 का मान 8 और फिर L कितना? L तो हमें पता ही नहीं है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा, अभी तक निकाला नहीं गया है तिर्यक ऊंचाई, इसको अलग से निकाल लेते हैं। L निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। h कितना है यहाँ पर? 16 है, तो मुझे 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 16 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 कितना है यहाँ पर? R1 20 है और R2 8 है, यानी कि 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 256 मिलेगा। 20 में से 8 घटाएंगे 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये हम L को फाइंड कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 400। और जब आप 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप इस प्रकार से 20 गुणा 20 इसका गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि 20 गुणा 20 करने पर 400 मिलेगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा। तो L आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। और L अब आप L की वैल्यू रख दीजिए, कितना? 20 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R2 का स्क्वायर करना है, तो R2 यानी कि 8।
8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 गुणा 8 करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में लिखना पड़ता है उसी नंबर को। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 3.14 गुणा 20 और 8 हो जाएगा हमारा 28। 28 आ गया, फिर गुणा में 20 रहेगा प्लस। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3.14 की गुणा करना पड़ेगा, 8 की 8 में 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 1758.4 प्लस जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 200.96। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तब आपको मिलेगा कितना मिलेगा? 1959.36 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसको लिख देंगे। तो ये आया है इस बर्तन में जितना भी धातु लगा है उसका हमारा क्षेत्रफल निकल चुका है। इतना जो है धातु इसके अंदर इस बर्तन को बनाने में लगा हुआ है। तो अब जो भी रेट दिया है उसके हिसाब से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। रेट दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो है 8 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसलिए हमें जो दिया हुआ है वो दिया है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है। कितना दिया है? 8 रुपये। जब मैं इसको 1 का निकालूंगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 8/100। और जब मैं निकालूंगा कितने का? जो हमारा क्षेत्रफल आया है, कितना आया क्षेत्रफल? ये 1959.36। जब मैं इसका मूल्य निकालूंगा तो 8/100, तो मैं इससे गुणा कर दूंगा ले जाके, तो मिलेगा 1959.36। तो जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो इसको काट लेते हैं, या फिर आप एक काम करिए, 2 जीरो हटाने के लिए 8 गुणा पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले जाइए, क्योंकि 2 जीरो हटा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 19.5936 ये आ जाएगा। तो सीधा मैंने 2 जीरो हटाया और पॉइंट को 2 डिजिट इधर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा 19.5936 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 156.75 रुपीस। इतना रेट इसका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना था, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इजी है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाती हुई तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप समझिए, इसमें तो पूरा शंकु आपको दिया हुआ है। पहले मैं इसका फिगर बना के समझाता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में तो कहा गया है शंकु बनाइए। चलिए एक शंकु बना लेते हैं। मैं शंकु थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा
ताकि अच्छे से ये बात समझ में आए। ये शंकु है। अब ये शंकु है तो ये इसका आधार इसका गोल रहेगा। आधार मैंने बना दिया, इसका गोल आधार इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इस ऊंचाई को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो है इसको यहाँ पर मान लूँगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। और शीर्ष कोण इसका 60 डिग्री है। शीर्ष कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यानी कि ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो सिर्फ आधा कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ये भी आप समझ सकते हैं। पूरा कोण अगर 60 डिग्री का है ये, तो आधा कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। ये भी आप समझ लीजिए। अब इस शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। बीचों बीच मान लीजिए यहाँ से ये इसका बीचों बीच हो जाएगा। अब अगर इसको बीचों बीच से काट दिया जाएगा इस प्रकार से, तो ऊपर वाला तो है शंकु, नीचे वाला क्या है? छिन्नक। इस प्रकार से भी समझिए। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है। अब यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का, अब इसको काटने के बाद हमें मिल गया नीचे वाला, क्या मिल गया? एक छिन्नक मिल गया। इस छिन्नक को अगर मैं अलग करके दिखा दूं, क्योंकि इसको काट दिया गया है, तो काटने से ऊपर वाला शंकु अलग हो गया, नीचे वाला छिन्नक अलग हो गया है। तो इस छिन्नक को मैं अलग से बना के आपको समझा रहा हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? छिन्नक हो जाएगा। ये छिन्नक कौन सा छिन्नक है? ये नीचे वाला हिस्सा जो इसको काटा गया है। मैंने अलग करके दिखा दिया है, लेकिन है ये वही चीज़ जो इसके अंदर है। चलिए, अब जो है इस छिन्नक को जो है व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पर त्रिज्याओं का कुछ पता नहीं है। पहले तो हमें त्रिज्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, और त्रिज्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से समझिए कि आप इसको कैसे निकालेंगे। त्रिज्याएं तो हमें पहले तो कुछ पता ही नहीं है, त्रिज्याएं भी नहीं पता हैं। तो चलिए इसकी त्रिज्याएं हम निकालते हैं। तो क्योंकि R1 जो होता है वो बड़ी त्रिज्या होती है, R2 छोटी त्रिज्या होती है। तो ये बड़ी त्रिज्या को मैंने माना R1, और छोटी त्रिज्या, चलिए पहले तो इसको मैं छायांकित करके दिखा देता हूँ कि ये भी क्या है। इस प्रकार से आपका गोल ऊपर भी रहेगा, क्योंकि ये क्या है? नीचे वाला जो हिस्सा है वो शंकु का छिन्नक है। तो इस प्रकार से ये अगर R1 है बड़ी त्रिज्या, तो छोटी त्रिज्या क्या रहेगी? R2 रहेगा। ये भी ठीक है। अगर ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये पूरी ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर है। तो आधा यहाँ से यहाँ तक आधा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये भी आप समझ लीजिए। अब इसको नाम दीजिए। A, B, C, इस बिंदु को मान लेते हैं D, इस बिंदु को मान लेते हैं E। इस प्रकार से आप इसको नाम दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए? ये कोण भी कितना रहेगा? 30 रहेगा। ये कोण भी 30 रहेगा। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, R2 को ज्ञात करना चाहूँ, तो किया जा सकता है। बस समझने वाली बात है। थोड़ा सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था त्रिकोणमिति का प्रयोग,
लेकिन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है कि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम R1 और R2 को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने सीखा है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम पहले R2 को निकालते हैं। तो R2 के लिए मैं कौन सा त्रिभुज लिखूंगा? त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE में ये कोण 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। इस त्रिभुज में एक भुजा हमें पता है, कितना? AD पता है 10 सेंटीमीटर, तो DE निकालना है R2। तो जो भुजा पता है वो भी लेना है, और जो हमें पता है वो लेना है, और जो नहीं पता वो लेना है। तो हमें DE तो पता नहीं है, चलिए DE तो मुझे निकालना है। बटे में लिखूं, एक भुजा वो लिखते हैं जो पता नहीं, एक लेते हैं जो हमें पता है, यानी कि बटे में मैं AD लिख रहा हूँ। अब क्योंकि कोण हमारा 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री अगर हम लेते हैं कोण ये, तो ये आधार रहेगा और ये ऊंचाई रहेगी। तो अगर AD आधार है और DE ऊंचाई है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है DE बटे में AD। तो DE क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार tan का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर tan लिखूंगा, और कोण यहाँ 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री लिख दूंगा। DE कितना है? DE को मैंने R2 माना है, और AD कितना है? यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। tan 30 का आपको मान रखना पड़ेगा। tan 30 का मान कितना होता है याद कीजिए। तो ये होता है tan 30 का मान 1/√3। ब्रैकेट में बता दीजिएगा कि tan 30 का जो मान है वो होता है 1/√3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो R2 की जब √3 में होगा तो R2 इंटू में जाएगा √3 बराबर 10 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 10 मिलेगा। तो अब जब आप R2 निकालेंगे तो 10 और √3 बटे में जाएगा, तो इतना आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 10 बटे में √3। तो ये आपको मिल गया है, क्या मिल गया है? ये आपको R2 मिल गया है। अब यहाँ पर इसको इतना रखना है तो इतना भी रखिए, अगर आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 √3 बटे में, यानी इस √3 को हटा नीचे की संख्या यानी कि 3 के ऊपर से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, तो ये मिल जाएगा 10 √3। इसकी इसमें करेंगे 9, 9 का 3 बाहर आएगा। चलिए पहले मैं √9 पूरा लिख देता हूँ, और अगले स्टेप में R2 जब निकालूंगा तो 10 √3 बटे में 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आएगा। इतना सेंटीमीटर मैंने क्या निकाल दिया? R2 निकाल दिया है। अब इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे? इसी प्रकार से आप निकालेंगे इस R1 को। तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? R1 के लिए तो ये त्रिभुज पूरा लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में इसमें हमें AB पूरा पता है, BC निकालना है, तो मैं लिखूंगा BC बटे में AB। तो कोण हमारा कितना रहेगा? कोण ये रहेगा 30 डिग्री का। कोण तो 30 डिग्री का ही रहेगा दोनों ही कंडीशन में। तो जब आप इसको निकालेंगे तो कोण तो 30 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसको जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर AB कितना है, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है BC बटे में AB। तो कोण 30 डिग्री का, तो आधार ये, ऊंचाई ये है, और मैंने लिखा है BC बटे में AB। BC यानी कि लंब बटे में आधार। किसका फॉर्मूला है? tan का फॉर्मूला है ये। कोण 30 डिग्री का ही है, तो BC की जगह मैं कितना लिखूंगा? R1 लिखूंगा, और AB की जगह पर कितना लिखूंगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? ये 20 है। tan 30 का मान रखिए कितना? 1/√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो R1 की रूट 3 मल्टीप्लाई 20 की 1 में होगा तो 20, तो R1 कितना मिलेगा 20 और रूट 3 इसके बटे में जाएगा। अब आप रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इस वर्गमूल को नीचे से हटाया जा सके। तो ये मिलेगा 20 रूट 3, 3 की 3 में करेंगे 9 और 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो R1 कितना मिल जाएगा 20 रूट 3 बटे में 3 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्याएं, हमें नीचे की भी त्रिज्या पता चल गई और ऊपर की भी त्रिज्या पता चल गई है। तो ये चीजें आपके सामने है। तो अब आप बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो छिन्नक है उसको जो है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब अगर मान लीजिए इस छिन्नक को पिघलाया गया और इसको क्या बना दिया तार। तार कैसा होता है गोल होता है, इसका मतलब बेलन के आकार का होता है। तार बेलन के आकार का होता है क्योंकि वो गोल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो छिन्नक का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, छिन्नक का आयतन बराबर होगा तार के आयतन के। तो आप दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। क्योंकि अब बातें तो क्लियर हैं। क्या क्लियर है कि ये जो शंकु का छिन्नक है उसको पिघलाया गया है और उसको जो है तार के रूप में बदल दिया गया है। तो तार का आयतन और छिन्नक का आयतन बराबर होना चाहिए। चलिए बराबर कर देते हैं। छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों को बराबर कर दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा छिन्नक का आयतन बराबर होगा तार का आयतन के। तो छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए 1/3 पाई h ब्रैकेट में r। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला पीछे लिखा गया था, देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना रहे। ये 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर फिर R1 R2। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये अब क्योंकि तार का आयतन है तो तार बेलन के आकार का है, क्योंकि गोल होता है तो इसलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाइए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h। तो कुछ जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका h/3 ब्रैकेट में R1 आप कितना लिखेंगे, R1 का स्क्वायर करेंगे तो R1 ये रहा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 20 रूट 3/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं लिखूंगा 20 रूट 3/3 और इसका क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर प्लस। अब मुझे R2 का स्क्वायर करना है। R2 का स्क्वायर करने के लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा R2 यानी कि 10 रूट 3/3 का स्क्वायर। तो 10 रूट में 3/3 का स्क्वायर ये होगा। अब आप प्लस करेंगे R1 इंटू R2। तो R1 कितना है 20 रूट 3/3 गुणा R2 कितना है 10 रूट 3/3। ये बन गया हमारा। ये पूरा जो लिखा गया है ये सिर्फ छिन्नक के आयतन में वैल्यू रखा गया है। अब बराबर किसके होना चाहिए, r² h के। अब r² h का मतलब कितना, r² h का मतलब आपको यहाँ पर तार की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तार का क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। तो कह रहा है कि 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है।
तो अगर 1/16 सेंटीमीटर उसका व्यास है तार का व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे आप उस तार की त्रिज्या, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। तो तार का जो व्यास हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समझाने के लिए। तार का जो व्यास है वो दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम इसका आधा करेंगे। तो जब आप 1/16 का आधा करेंगे तो आधा करने का मतलब बटे में क्या लगाते हैं 2 लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/16 दूनी 32 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ये समझने वाली बात है। ये तो आपका व्यास है। तो जब आप तार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी कि जब आप इसका आर ज्ञात करेंगे, तो आपको फिर ये मिलेगा 1/32। तो आर स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे 1/32। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ये जो उसकी हाइट है, तार की जो हाइट है वही उसकी लंबाई बन जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर गुणा h की जगह पर लिख देता हूँ l। l क्या है बता देता हूँ कि l जो है ये तार की लंबाई है। तार की मैंने बता दिया कि जो l है वो तार की लंबाई है, क्योंकि जो l है वही h है। ये समझने वाली बात है। अगर आप तार को जितना खींचेंगे वो उसकी ऊंचाई रहेगी, लेकिन वही तार की लंबाई है। तो इसलिए जो h था मैंने इसको क्या मान लिया l, और बता भी दिया कि l जो है वो तार की लंबाई है, यानी कि l और h बराबर है। तो अब अगर हम इसका कैलकुलेशन कर दें तो हमारा आंसर कंप्लीट फाइंड हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। h कितना है, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, तो छिन्नक की ऊंचाई को तो हम देख सकते हैं। छिन्नक की ऊंचाई ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है छिन्नक की ऊंचाई। तो अगर ये पूरा 20 है तो आधा आधा काट, आधे पीस बीच में से काटा गया था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इससे छिन्नक की ऊंचाई की जगह पर क्या लिखा जाएगा 10। तो ये आपको फिर से लिखना है 10/3 फिर ब्रैकेट में। तो 20√3/3 का हमें स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अलग से करके दिखा देता हूँ कि 20√3 की जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 20√3 को स्क्वायर करने, इसका स्क्वायर करने का मतलब है इसको 2 बार आपस में आप गुणा कीजिए। तो आपको कितना मिलेगा देखते हैं। 20 की गुणा 20 में करेंगे तो आपको मिलेगा 400, और √3 के √3 में करेंगे तो ये 9 मिल जाएगा, और बटे में कितना है 3 तियां 9। तो 400 गुणा 9 का 3 बाहर आएगा, और बटे में कितना है 9। तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी कि यह आएगा 400/3। तो कितना मिलेगा हमें, इसका मिल जाएगा हमें 400/3। फिर प्लस इसका भी स्क्वायर करिए। तो जब हम 10√3/3 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की 10 में गुणा करेंगे 100, √3 के √3 में करेंगे 9 बाहर 9 आएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, बटे में 3 3 9, 3 से इसको काट देंगे तो 100/3 मिलेगा। फिर प्लस इन दोनों की भी आपस में गुणा हो जाएगी। तो मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, अलग से गुणा करूंगा तो सही रहेगा, गलती नहीं होगी। 20√3 की गुणा करना है 10√3 में, और बटे में 3 इसके लिए, मतलब कि मैं अब इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ। तो 20 दाम 200 ये हो जाएगा, 3 की 3 में करेंगे 9, 9 का 3 बाहर मिलेगा, बटे में 9, 3 से इसको काट देंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना 200/3। 200/3। अब बराबर करेंगे इसको, कितना, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। l की गुणा 1 में करेंगे फिर 1 में करेंगे तो आपको l मिलेगा, और बटे में 32 की गुणा 32 में करिए फिर 1 में करिए तो 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 32 का स्क्वायर करने
चलिए बाद में कर लेंगे 32, या चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं है। 32 की गुणा 32 में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 6 6 12 10, यानी कि 10 24। जब आप 32 गुणा 32 में करेंगे कितना मिलेगा? 10 24 मिल जाएगा। अब बाहर है 10/3 ब्रैकेट, इन सब के नीचे 3 3 लिखा हुआ है, सब जुड़ जाएंगे। ये एलसीएम लेंगे जब तीनों का, तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और ऊपर का सब जोड़ दीजिए, 4 और 1 ये 500, 5 और 2 700, तो आपको कितना मिलेगा? 700 मिलेगा। और बराबर कितना रहेगा? L/10 24। अब इसमें भी गुणा हो जाएगी, या आप इसको काट दीजिए या सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए कर देते हैं। 700 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना मिलेगा? अब ये हमें मिलेगा। आप अच्छे से इस कैलकुलेशन को समझिएगा, इजी तो बहुत है लेकिन समझने वाली बातें हैं सारी। 700 की गुणा 10 में करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 7000 बटे में। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 बराबर रहेगा L/10 24 की। क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर, तो इस किस में करेंगे? 9L, और इन दोनों की करेंगे तो 7000 गुणा में 10 24। जब L निकालेंगे तो 7000 गुणा में 10 24 बटे में जाएगा 9। तो जब आप इसको गुणा भाग कर देंगे तो आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। अब हमें बस इसको भाग करना है और गुणा करना है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर मैं किसी को भाग कर दूं, क्या, चलिए 10 24 को मैं 9 से भाग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं भाग करके दिखा देता हूँ कि 10 24 को मैंने 9 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो 9 एकम 9 मिलेगा 1, और ये फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 के बाद 10 11 12, यानी कि 3 आएगा, और फिर ये आप 4 उतारेंगे। 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 3 27 करना पड़ेगा। अब आपको मिलेगा 4 और 3 7, पॉइंट लगाएंगे। अब आप फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 8 72, यानी कि 9 से 63 करना पड़ेगा। और फिर आप इसको यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 3 घटा देंगे, 7 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0, तो 9 7 63, तो आपको यही मिल जाएगा। तो 113.977। तो 9 से जब आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो 113.77 आपको मिलेगा। तो आप 7000 की गुणा कर देंगे 113.77 में, तो L आपका मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा L आपको? गुणा करने से आपको मिलेगा 796.44। अब क्योंकि ये सारी चीजें किस में हैं, चेक करते हैं। ये सारी चीजें मीटर में है या सेंटीमीटर में है, इसका तो अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में हैं। क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये जो आंसर मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर में। ये आंसर किस में मिलेगा? सेंटीमीटर। गुणा करने के बाद जब आप गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर मिलेगा, और जब आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तब आपका आंसर ये मिलेगा। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे, किस में आंसर मिलेगा आपको? सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में हैं। जब आप उसको मीटर में बदल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना आपको आता ही है। आप क्या करेंगे? सीधा उसको 100 से भाग कर देंगे। मतलब पहले तो आप इन दोनों की गुणा करिए, सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा, फिर आप उसको 100 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा मीटर में। इसका मतलब आप लिखेंगे जो तार की लंबाई है, तार की जो लंबाई है वो कितना मिलेगा? 7964.44 मीटर। ये आंसर आपको मिलेगा।
और ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आया है। इसको मीटर में बदलने के बाद आपको ये मिलेगा। इसको बदलने के लिए आप इसको 100 से भाग कर दीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। या मैं भाग करके भी दिखा दूं, इजी है वैसे तो, कुछ करना नहीं है। देखिए 7000 गुणा में 113.77, इसको मैंने क्या कहा 100 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो जब आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप 70 की गुणा किस में करेंगे 113.77 में, तब आपको आंसर ये मिल जाएगा। किसमें, मीटर में मिल जाएगा। ये यहाँ पर हमें करना था। चलिए अब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।